लास्ट लेक्चर में हम केम प्लांट पूरा कंप्लीट कर चुके थे, C2 साइकिल की बात हम पहले ही कर चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर। ये बातें हम कर चुके थे पहले ना। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, हम क्या क्या कर चुके थे? हम C3 प्लांट पढ़ चुके हैं, C4 पढ़ चुके हैं, केम प्लांट पढ़ चुके हैं। देखिए, C3 प्लांट भी होते हैं, केम प्लांट भी होते हैं, C4 प्लांट भी, केम प्लांट भी होते हैं, C4 प्लांट भी होते हैं, लेकिन C2 कोई प्लांट नहीं होते। C2 कोई प्लांट नहीं होते। C2 साइकिल हमें C3 और C केम के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं तुमसे पूछूं C3 साइकिल कहाँ कहाँ चलेगा, बता पाओगे कहाँ कहाँ चलेगा? ठीक है, सब में चलेगा। C3 साइकिल सब में चलेगा। क्या तुम एटीपी कैलकुलेशन बता सकते हो? एटीपी यूज एंड NADPH2 used for 1 glucose synthesis। जनरली अगर हमसे पूछा जाए कि C2 साइकिल कहाँ चल सकता है, in high light intensity at high light intensity, क्लियर? तुमसे पूछा जाए क्रेन्स एनाटोमी, क्रेन्स एनाटोमी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तुमसे पूछा जाए रूबिस्को एंजाइम कहाँ होगा? तुमसे पूछा जाए पेप्टेज एंजाइम कहाँ होगा? क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब मैं एक बार इनको बता देता हूँ। हमने देखा C3 साइकिल तो चलाना ही पड़ेगा अगर ग्लूकोज बनाना है। अगर ग्लूकोज बनाना है तो हमें C3 साइकिल तो चलाना ही पड़ेगा। अब आराम से समझिए बेटा, आंसर मत दीजिए। C4 साइकिल तो हमें चलाना ही पड़ेगा। C4 साइकिल तो हमें चलाना ही पड़ेगा। एटीपी NADPH2 यूज अगर हम बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो 18 तो एटीपी यूज होते हैं और 12 NADPH2 यूज होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर 12 एटीपी का ज्यादा खर्चा आ जाता है। हम जानते हैं कैसे आता है ये, हम जानते हैं कैसा आता है, ठीक है? और 12 NADPH2 और 12 NADPH2, क्लियर? C2 साइकिल यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, यहां नहीं चलेगा। क्रेन्ज एनाटोमी ओनली C4 प्लांट के अंदर मिलेगी, C3 और केम के अंदर नहीं मिलेगी। रूबिस्को एंजाइम तीनों में ही मिलेगा क्योंकि तीनों में ही केल्विन साइकिल चलता है। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? चलिए, अब है इंपॉर्टेंट पेप्केज। ये इंपॉर्टेंट है पेप्केज। पेप्केज में फंस जाते हैं स्टूडेंट। कैसे? देखिए, पेप्केज हमने C4 प्लांट के अंदर तो पढ़ा और केम प्लांट के अंदर भी पढ़ा, लेकिन C3 प्लांट के अंदर भी होता है कौन? पेप्केज। देखिए, पेप्केज काम हम जब स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर, तो हम देखेंगे पेप्केज चाहे C3 के स्टोमेटा हो या C4 के स्टोमेटा, दोनों के अंदर मिलता है। पेप्केज
C3 हो, C4 हो या केम प्लांट हो, तीनों के अंदर मिलेगा, लेकिन पेपकेज फोटोसिंथेसिस में केम प्लांट और C4 में यूज होता है। तो एनसीईआरटी हमसे पूछती है कि पेपकेज प्रेजेंट इन, तो भाई प्रेजेंट तो तीनों में ही है। इन्होंने ऐसे थोड़ी पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला पेपकेज, नहीं, इन्होंने पूछा है पेपकेज प्रेजेंट इन, तो आंसर जाएगा तीनों, क्योंकि पेपकेज का और भी काम है। तो याद रखना पेपकेज तीनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तुम में देखोगे एक टेबल दे रखी, मॉड्यूल क्या एनसीईआरटी की टेबल है। अगर एनसीईआरटी को लोगे तुम, कहां गए एनसीईआरटी मॉड्यूल देते हैं, ये अगर मॉड्यूल देखोगे, ये तो हिंदी मीडियम का है, कोई बात नहीं, हिंदी हो इंग्लिश हो, अपने को तो वो टेबल देखनी है। ऐसे टेबल दे रखी दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। टेबल दिख रही है, टेबल दिख रही है क्या? अब कुछ दिखता नहीं यार, इसमें क्या बात है? अब दिख रही, अब दिख रही है ना टेबल? हाँ, तो ये जो टेबल है एनसीईआरटी में, ऐसी टेबल जो है एनसीईआरटी में, तो तुम्हें मॉड्यूल वाली टेबल नहीं करनी। क्योंकि मॉड्यूल वाली टेबल क्यों नहीं करनी? क्योंकि मॉड्यूल वाले टेबल का आंसर दे रखे हैं, तो तुम्हें एनसीईआरटी की जो टेबल है उसको फिल करना है। एनसीईआरटी की जो टेबल है उसको फिल करना है, फिर मॉड्यूल के आंसर से चेक करना है, फिर डाउट आया तो मुझसे पूछना है। मैं कहना चाहता हूँ, समझ में आया? ठीक है, चलिए बात करते हैं अफेक्टिंग। ऐसे फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट हमें लीफ में मिलती है, लीफ हम ग्रीन पार्ट होता है। हमने ये भी देखा कि इसके लिए वाटर भी चाहिए, और हमने ये भी देखा कि इसके अंदर एंजाइम यूज होते हैं, और एंजाइम की आदत होती है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। तो देखिए टेम्परेचर, लाइट, CO2, वाटर, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स, मतलब लीफ की सेल्स, लीफ, ये सब क्या है कि फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेंगे। अगर CO2 अच्छी खासी मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होगी, अगर कम मिल रही तो कम होगी। अगर वाटर की कमी है तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर तो पूरा मेटाबॉलिज्म में ही इफेक्ट डालता है। अगर हम क्लोरोफिल का नंबर कम कर दे तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दे तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, बहुत कम कर दें तब भी एंजाइम काम नहीं करेंगे, पर्टिकुलर रखें तो एंजाइम काम करेंगे। हम देखेंगे लाइट की इंटेंसिटी को कम कर दें तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी, अगर ज्यादा कर दे तो ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा कर दे तो बेकार हो जाएगी। तो ये फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेंगे। फैक्टर दो तरह के हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर है जो प्लांट का पार्ट है, जैसे क्लोरोफिल, मेसोफिल सेल, लीफ, ये सब क्या है? प्लांट के पार्ट है, तो इनको बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। तो प्लांट के फैक्टर, जो प्लांट के पार्ट जो फोटोसिंथेसिस रेट को इफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, या फिर इन्हीं को हम बोल देते हैं प्लांट फैक्टर। और जो इन्वायरमेंट के पार्ट है, जैसे टेम्परेचर जो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट कर रहा है, लाइट फोटोसिंथेसिस इफेक्ट कर रहा है, तो लाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या है? एटमोस्फेयर के पार्ट है, इन्वायरमेंट के पार्ट है, बाहर वाले पार्ट है, प्लांट के नहीं है, तो इनको बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन फोटोसिंथेसिस रेट को तो इफेक्ट करते हैं। तो दो तरह के इफेक्ट हो गए, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल को हमने बोला है प्लांट फैक्टर। क्लियर होता है? पढ़ते हैं, बहुत ईजी है। पहले हम इंटरनल फैक्टर कर लेते हैं, बहुत ईजी है ये। नंबर ऑफ लीफ, किसी प्लांट में अगर लीफ का नंबर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रीन पार्ट ज्यादा है। लीफ की साइज बड़ी है तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होगी, हम जानते हैं। एज ऑफ लीफ, अगर एक प्लांट के अंदर, इधर भी एक प्लांट, ए प्लांट के अंदर 50 लीफ, 100 लीफ है, और बी प्लांट के अंदर भी 100 लीफ है, लेकिन इसकी लीफ यंग है, जवान है, एडल्ट है, मैच्योर है, इसकी लीफ बुढ़ी हो गई है, जिंदगी खत्म है, तो किस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा? ए के अंदर। तो एज भी डिपेंड करती है। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, इसको समझ लीजिए, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ को। मान लीजिए किसी के अंदर लीफ ऐसे हैं,
और किसी के अंदर ऐसे हैं, ये ए है और ये बी है। किसमें लाइट ज्यादा टकराएगी, ए में या बी में? ए में। तो किस में ओरिएंटेशन लाइट को ज्यादा कैप्चर कर पा रहा है, ए में। तो लीफ कैसे प्रेजेंट है, लीफ की पोजीशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, वो भी डिपेंड करता है। मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, हम जानते हैं लीफ के अंदर मिलने वाली सेल का नाम मेसोफिल सेल। कौन सी सेल बेटा, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। तो बताइए, मेसोफिल सेल ज्यादा तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा तो क्लोरोफिल ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा तो वाट लाइट को ट्रैप ज्यादा करेंगे, लाइट रिएक्शन ज्यादा चलेगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा चलेगा। क्लियर बेटा आंसर, ये भी क्लियर। अब आता है फोर्थ नंबर का, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझ रहे हैं, सॉरी 6 नंबर का बाद में समझेंगे, पहले 7 नंबर का समझेंगे, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। सर ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, हमने बोल ही दिया ना पहले, लीफ का नंबर ज्यादा तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा, क्लोरोप्लास्ट का ज्यादा नंबर तो क्लोरोफिल का नंबर ज्यादा, क्लोरोफिल का नंबर ज्यादा तो लाइट ट्रैपिंग ज्यादा, लाइट ट्रैपिंग ज्यादा, लाइट ट्रैपिंग ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा। तो हमने सारे समझ लिए, सिर्फ बचता है कौन सा, 6 नंबर का। एक मिनट रुकिए बेटा, इधर देखिए, आराम समझना बेटा, 6 नंबर के पॉइंट को समझना है। CO2 कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। अब समझना बेटा, CO2 जो होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर भी है और इंटरनल फैक्टर भी है। CO2 एक्सटर्नल फैक्टर भी है और इंटरनल फैक्टर भी है। कैसे, ये लीफ है, ये लीफ है, ये CO2 है, ये CO2 अंदर चली गई है, लीफ के अंदर चली गई है, सेल के अंदर चली गई है। तो जब ये CO2 बाहर थी, एटमॉस्फेयर में थी, तो ये एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल फैक्टर था। जब ये CO2 अंदर चली गई है तो ये इंटरनल फैक्टर। तो CO2 की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी। CO2 की कंसंट्रेशन इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम साफ समझते हैं कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम तो बात साफ समझते हैं, अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लूकोज सिंथेसिस का रॉ मटेरियल कौन है, रिएक्टेंट कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, CO2 है। तो CO2 ज्यादा तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, सिंपल सी बात है। और हम जानते हैं कब एक्सटर्नल है और कब इंटरनल फैक्टर है। जनरली हम बात एक्सटर्नल की ही करते हैं, लेकिन अगर जब क्वेश्चन इंटरनल के बारे में पूछा जाए तो हम उसके बेस पर भी आंसर दे सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही जाएगा, बाहर ज्यादा हो या अंदर ज्यादा हो, अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा। क्लियर बेटा आंसर, क्लियर, ठीक है। तो ये इंटरनल फैक्टर अपने कंप्लीट हो गए। एनसीईआरटी ने इंटरनल फैक्टर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इंटरनल फैक्टर से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि सारे जो है वो लल्लू है। नंबर ऑफ लीफ ज्यादा कोई भी बता देगा, क्या डॉक्टर बनने लायक क्वेश्चन है क्या, नहीं रहा। इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल फैक्टर, क्वेश्चन आएगा एक्सटर्नल फैक्टर से। एनसीईआरटी ने 2 पेज खर्च किए हैं किसके ऊपर, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन हम समझ लेते हैं, the plant of internal factor are depend on the genetic predispositioning and growth of plant। इसको समझना बेटा, पहले ग्रोथ ऑफ प्लांट से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई प्लांट है और वो प्लांट को न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब उसके अंदर ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, तो उसके अंदर लीफ की साइज भी अच्छी खासी बनेगी, क्लोरोफिल का नंबर भी अच्छा खासा बनेगा, तो लाइट की ट्रैपिंग भी अच्छी खासी होगी, तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड डिफाइन करेगी, डिपेंड उस पर डिपेंड करेंगे कौन, इंटरनल फैक्टर।
अगर ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है तो उसके अंदर जो इंटरनल फैक्टर है, क्लोरोफिल, मेसोफिल सेल का नंबर, ये ज्यादा होंगे। तो इंटरनल फैक्टर किस पे ग्रो डिपेंड कर रहे हैं? ग्रोथ पर। ये तो इजी था। अब थोड़ा सा जो मुश्किल लगता है स्टूडेंट को, वो लगता है जेनेटिकली प्री डिपोजिशन। जेनेटिकली प्री डिपोजिशन, इसको समझना बेटा। देखिए, अगर हम बात करें तो किसी लीफ के अंदर कितनी बड़ी, कितनी साइज में लीफ बनने वाली है, या लीफ का ओरिएंटेशन क्या होने वाला है, लीफ के अंदर कैसे होनी पड़ेगी, कि ज्यादा डार्क होनी है या लाइट ग्रीन होनी है, ये पहले से ही डिसाइड होता है उसके जीन में। तुम कितने ही न्यूट्रिशन दे दो वीट को, गेहूं को कितना ही न्यूट्रिशन दे दो, बरगद जैसी लीफ, फाइकस जैसी लीफ नहीं हो सकती, बनियान ट्री जैसी लीफ नहीं हो सकती वीट की, क्योंकि उसके पास अलग जीन है और इसके पास अलग जीन। तुम कितना ही न्यूट्रिशन दे दो, वीट की लीफ बनियान ट्री या फाइकस, बरगद जैसी बड़ी लीफ नहीं हो सकती। तो पहले से ही डिसाइड है कि किसकी लीफ कितनी बड़ी बनेगी, मतलब इंटरनल फैक्टर कैसे होंगे वो पहले से ही डिसाइड है, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन है। सीड के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है कि कैसा बनने वाला है। अरे बात समझ पा रहे हो? क्लियर बेटा? तो अरे क्लियर है बेटा, जेनेटिक प्री डिपोजिशन समझ में आया, पहले से ही डिसाइड है। चले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हम समझते हैं। अब एक्सटर्नल को फैक्टर को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा 15 मिनट लगेंगे यहाँ पर कुछ चीजें समझने के लिए, ठीक है? अब इधर देखते रहना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं भाई, हिलना डुलना नहीं, जिसने समझ लिया उसका हो गया, ठीक है? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला फोटोसिंथेसिस, सारा एग्जांपल हम फोटोसिंथेसिस का लेके चलते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर केमिकल रिएक्शन भी है और फिजिकल रिएक्शन भी है। फोटो फिजो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं CO2 यूज होता है, वाटर भी यूज होता है, क्लोरोफिल भी यूज होता है, लाइट भी यूज होती है, और बन जाता है क्या? शुगर, ग्लूकोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोज शुगर। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन की शुगर, ग्लूकोज बन गया है। तो यहाँ पर, और साथ में हम जानते हैं इसमें एंजाइम भी यूज होते हैं। तो एंजाइम के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एंजाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर CO2 भी इंपॉर्टेंट है, वाटर भी है, लाइट भी है, और टेम्परेचर, साथ में क्लोरोफिल ये भी है, लेकिन वो इंटरनल फैक्टर में हमने पढ़ लिया, हम एक्सटर्नल फैक्टर की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म को, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल रिएक्शन को, क्या एक ही फैक्टर पर डिपेंड है या मोर देन वन फैक्टर पर डिपेंड है? मोर देन वन फैक्टर, मोर देन वन फैक्टर पर। ये तो बात समझ में आ गई। अब समझते हैं, इधर देखिए, फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए CO2, वाटर, टेम्परेचर, और साथ में हमें चाहिए लाइट। हम मान रहे हैं कि मान लीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट है जिसको, मतलब ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब समझते हो कि इतनी मिल जाए तो मजे आ गए। ऑप्टिमम मतलब है कि इतना मिल जाए तो मजा आ जाए। दोस्तों नीट में होता है ना कि 620 आ गए तो बस ठीक है, मजा तो आ गया, मजा तो आ गया। ऑप्टिमम मतलब 620 आ गया, मजा आ गया, मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा, कोई सा ना कोई सा, कोई सा नहीं मिलेगा, कोटा का तो मिल ही जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? तो ऑप्टिमम इतना तो मिल जाए बस, इतना फिजिक्स में आ जाए, इतना केमिस्ट्री में आ जाए, इतना बायोलॉजी में आ जाए, अपना काम बन जाएगा। ऑप्टिमम, बात समझ पा रहे हो? ये है ऑप्टिमम, काम बन जाए, रुके नहीं काम। तो मान लीजिए मैं डाटा ले रहा हूं, यहाँ पर मेरी तरफ से डाटा ले रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड डाटा नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि अगर
7 CO2 मिल जाए, मुझे यूनिट से कोई मतलब नहीं, तो एग्जांपल समझना है। 10 वाटर मिल जाए और यहां पर मैं मान लेता हूं कि 10 टेम्परेचर मिल जाए, ये गलत डाटा है लेकिन मान रहा हूं, और मुझे 5 लाइट मिल जाए, इतनी लाइट मिल जाए, इतना लाइट मिल जाए, इतना वाटर मिल जाए, इतना CO2 मिल जाए, तो फोटोसिंथेसिस फुल फ्लैश में चलेगा। जितनी प्लांट में दम है ना उस स्पीड से चलेगा। अगर इस प्लांट को ये सब कुछ मिल जाए इतनी इतनी अमाउंट में, तो इसमें जितनी दम है ना इस प्लांट में, उस दम से चलेगा, उस दम से चलेगा, रुकेगा नहीं। जितनी दम है उसमें उस दम से चलेगा। समझ पा रहे? ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम बोल रहे हैं वही प्लांट है केस ए, उसके अंदर CO2 मिल रही है 3, वाटर मिल रहा है 11, टेम्परेचर मिल रहा है 10, लाइट मिल रही है 7। तो क्या इस केस के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या फुल फ्लैश में चलेगी? नहीं रहे। तो क्या कम है? जितनी लाइट चाहिए थी उससे ज्यादा मिल रही है, अच्छी बात है। टेम्परेचर जितना चाहिए था उतना मिल ही रहा है, वाटर जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही मिल रहा है। तो फिर गड़बड़ कौन कर रहा है? CO2। गड़बड़ कौन कर रहा है? CO2। तो यहां पर जो फोटोसिंथेसिस की रेट को डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? CO2 करेगा। केस सेकंड ले लेते हैं, बी। यहां में हमने 10 कर दिया CO2, वाटर को 11 कर दिया, टेम्परेचर को 10 कर दिया, लाइट को हमने 2 कर दिया। बताइए क्या यहां भी फोटोसिंथेसिस बिल्कुल परफेक्ट चलेगा या कहीं पर गड़बड़ कर गया? कौन गड़बड़ कर गया? CO2 ठीक है, वाटर ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, और लाइट 5, ऑप्टिमम 5 चाहिए थी भाई, 5 चाहिए थी, मिल कितनी रही है? 2 मिल रही है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट को, केमिकल रिएक्शन की रेट को कौन डिसाइड कर रहा है? लाइट कर रहा है। लाइट कर रहा है भाई, लाइट कर रहा है। समझ पा रहे? और केस में और करेगा, और केस में और करेगा, और केस में और करेगा, और केस में और करेगा। तो यहां पर डिसाइड करने वाला CO2, यहां पर डिसाइड करने वाला लाइट, हो सकता है आगे कुछ और, आगे कुछ और। तो हमें यहां इतना समझ में आ रहा है कि जिसकी वैल्यू ऑप्टिमम से कम हो, जिसकी वैल्यू ऑप्टिमम से कम हो, वो डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होने वाली। तो अगर मैं यहां पर ए केस के अंदर किसको चेंज करने पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में चेंज आएगा? यहां पर केस ए के अंदर किस में चेंज करने पर फोटोसिंथेसिस की रेट में सबसे ज्यादा चेंज आएगा? CO2 को अगर बढ़ा दूं फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगी, CO2 को अगर थोड़ा सा भी कम कर दूं तो रेट कम हो जाएगी, लेकिन वाटर टेम्परेचर में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केस बी के अंदर अगर मैं लाइट में चेंज करता हूं तो वहां फोटोसिंथेसिस रेट में चेंज आएगा। तो वो रिएक्शन जो मोर देन वन फैक्टर से डिसाइड होती है, वो रिएक्शन जो मोर देन वन फैक्टर से डिसाइड होती है, उसमें वो फैक्टर उस रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा इफेक्ट करता है जिसकी वैल्यू ऑप्टिमम वैल्यू से मिनिमम होती है, ऑप्टिमम वैल्यू से लेस होती है, ऑप्टिमम वैल्यू से लेस होती है। और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, या फिर इसी को बोलते हैं ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गया ये? अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर हो सकता है CO2 भी कम हो और लाइट भी कम हो, तो वहां ऑप्टिमम से और ज्यादा कौन कम है, फिर वो डिसाइड करेगा। क्लियर बेटा? यहां तक ये बातें हम पढ़ चुके हैं। When several factors affect an biochemical process, Blackman's law of limiting factor comes into effect. The state the following, पूरा हम समझा दिया, अब कोई बचता नहीं, दम है नहीं। If a chemical process is affected by more than one factor, then its the rate will be determined by the factor which nearest to minimum value. Minimum value मतलब जो मिनिमम वैल्यू से कम है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम है। It is the factor which directly affect the process quantity is the change. अगर इसको हम चेंज करते हैं
तो इसकी क्वांटिटी में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, तो तुम पढ़ लेना बेटा, मैंने पूरा समझा दिया। यहाँ तो एक एग्जाम्पल है, हमने दो दो एग्जाम्पल लेके समझ लिया। क्लियर बेटा? चलिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लाइट। अब जब हम एक फैक्टर पढ़ते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि दूसरे फैक्टर बराबर है। सारे फैक्टर को एक साथ मैच नहीं करना। तो लाइट ऐसी होगी, मान ली लाइट ऐसी होगी, तो बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं क्लास के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? वो पूछते हैं सर आपने बोला कि एक लीफ की साइज ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा, और लीफ का नंबर ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस का नंबर ज्यादा। तो मान लीजिए सर एक प्लांट के अंदर लीफ की साइज ज्यादा है और एक प्लांट के अंदर लीफ की साइज कम है, लेकिन लीफ का नंबर ज्यादा है, तो फिर क्या? अरे भाई जैसे गोस पोस इसमें पसते रहेंगे क्या? फिर उसमें हम मेजर करेंगे एरिया कैसे निकालना है। लेकिन जब हम एक फैक्टर की बात करते हैं तो दूसरे फैक्टर को मान रहे हैं कि वो बराबर है। समझ पा रहे हो? फिर ऐसे तो हम पता नहीं क्या क्या कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हम बोल देंगे कि एक लीफ के अंदर 10 सेंटीमीटर की लीफ है, एक के अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की लीफ है, इसके अंदर 100 लीफ है, इसके अंदर 50 लीफ है, और इसका टेम्परेचर -5 है, इसका टेम्परेचर 25 है, और इसके अंदर क्या नाम है लाइट इंटेंसिटी 2 है, इसके अंदर लाइट इंटेंसिटी 10 है। तो कैसे निकालेंगे सर? अरे भाई जब हम एक फैक्टर पढ़ते हैं तो दूसरे फैक्टर को हम बराबर मान के चलते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में बहुत ईजी है, आराम से समझेंगे। हम समझते हैं, जो लिखा है वो तो तुम पढ़ ही लोगे। ये है लाइट। लाइट में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं उसका क्वालिटी, क्वालिटेटिव। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब होता है कि जब हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी प्लांट ने बोला अरे भाई लाइट दो यार, मुझे फोटोसिंथेसिस करना है यार, लाइट दो यार फोटोसिंथेसिस करना है। गुस्सा आ रहा था जिससे लाइट मांग रहा था प्लांट, उसको गुस्सा आया, उसने बोला ये ले एक्सरे, ले एक्सरे ले, तू एक्सरे ले ले। बोले एक्सरे नहीं कर भाई, ले अल्ट्रावायलेट ले ले भाई, इंफ्रारेड ले ले, गामा रेज ले ले, तूने लाइट ही तो मांगा है, लाइट ले ले। तो क्या लाइट देने से ही फोटोसिंथेसिस चल जाएगा क्या? नहीं ना, पर्टिकुलर रेज देनी पड़ेगी हमें, क्वालिटी देनी पड़ेगी, क्वालिटी। तो हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें देना पड़ेगा पावर। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन देनी पड़ेगी 400 टू 700 नैनोमीटर। और हम तो इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि हमें तो ये भी पता है कि इसके अंदर भी हमें ब्लू और रेड देने पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस मिलेगा। अगर ब्लू और रेड मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें तो फोटोसिंथेसिस की रेट को मैं लिख रहा हूं PR, ज्यादा हो जाएगी। PR मतलब फोटोसिंथेसिस रेट। तो बताइए क्या लाइट देने से ही काम चलेगा या उसमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा? क्वालिटी का। तो क्वालिटी इफेक्ट करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, क्वालिटी इफेक्ट करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। चलिए आगे चलते हैं। सुपर हीरो 7 करोड़ का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 7 करोड़ का क्वेश्चन आने वाला है। अब आता है टाइम। टाइम को मैं लिख सकता हूं ड्यूरेशन। समझना इसमें, प्लांट सेम है, सेम प्लांट है। केस 1 इसको लाइट दी केस 1 में, इसी सेम प्लांट को लाइट दी 15 आवर्स 5 आवर्स सॉरी, और केस बी में इसको लाइट दी 10 आवर्स। ये समझ में आया? तो देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि इसके अंदर ग्लूकोज सिंथेसिस इसके अंदर हुआ 5 ग्राम और इसके अंदर हुआ 10 ग्राम। तो बताइए ग्लूकोज सिंथेसिस ज्यादा टाइम तक लाइट देने पर ग्लूकोज सिंथेसिस बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा है। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन, ग्लूकोज का प्रोडक्शन
लेस और मोर। पूरी लाइन क्लियर होगी बेटा ये टेबल में। यहां पर देखिए, अगर मैं तुमसे पूछूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, टाइम ज्यादा देने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज या डिक्रीज? अरे बताइए, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, दिमाग मत लगाइए। बताइए, ए में ज्यादा फोटोसिंथेसिस, एक केस ए में ज्यादा या केस बी में ज्यादा? दिमाग, दिमाग है, ये दिमाग है, ये यहाँ दिमाग है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ दिमाग जोर लगाया करो ऐसे। हाँ, बहुत सही आंसर भी आ रहा है, लेकिन कुछ गलत आंसर भी आ रहे हैं। ये दिमाग, दिमाग में जोर डाला करो, ये ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे क्या करो ऐसा। समझ पा रहे हो? इधर देखो, अरे भाइयों, रेट निकालना आती है, फिजिक्स में रेट पढ़ी है, वेलोसिटी पढ़ी है। ए ज्यादा बी ज्यादा, दिमाग इधर देखो, रेट निकालूंगा, रेट निकालूंगा। 5 ग्राम बनी है, 5 हाउस में बनी है, तो 1 ग्राम पर हाउस। यहाँ बना है 10 ग्राम, 10 हाउस में बनी है, तो रेट हो गई 1 ग्राम पर हाउस। अरे दोनों की रेट क्या है? सेम। तो ड्यूरेशन फोटोसिंथेसिस की रेट में कोई इफेक्ट नहीं डालता। क्वालिटी में मतलब प्रोडक्शन में डाल सकता है, लेकिन रेट में तो नहीं डालेगा। अरे मैं 10 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, दूसरा 20 मिनट में 20 किलोमीटर दौड़ता है, तो दोनों की रेट सेम ही तो है, दोनों की वेलोसिटी सेम ही तो है, टाइम के रेफरेंस में निकाली जाती है रेट। चलिए, जिनका आंसर गलत दिया, गलत आया है, वो अपने आप को थोड़ा कोसेंगे, ठीक है, वो अपने आप को गुस्सा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट इंपॉर्टेंट आता है, थर्ड, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी को यही समझ लेते हैं, बढ़िया ग्राफ दे रखा है। ये लाइन बेटा समझ पढ़ लेना, मैं पढ़ा भी देता हूँ फिर भी एक बार। क्वालिटी मतलब क्वालिटेटिव, प्लांट कैप्चर यूटिलाइज सनलाइट 400 to 700, और इसमें भी कौन सी? ब्लू रेड। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लेस इफेक्टिव ग्रीन, क्यों ग्रीन को तो रिपेल कर देता, यूज ही नहीं करता। ड्यूरेशन अफेक्ट टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन को तो इफेक्ट करता है, लेकिन रेट को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट की इंटेंसिटी, थर्ड नंबर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते रहना बेटा। अगर हम यहाँ पर बात करें लाइट की इंटेंसिटी, तो देखिए इस प्लांट का एक एग्जांपल लेता हूँ, ये प्लांट है। इस प्लांट के अंदर मैं मान रहा हूँ कि पूरे प्लांट के अंदर 100 क्लोरोफिल है। कितने क्लोरोफिल माने मैंने? 100 क्लोरोफिल, 100 क्लोरोफिल है। ठीक है, सुबह हुई है, 7 बजी है, 7 o'clock है, फोटोसिंथेसिस की रेट यहाँ। ठीक है, क्लोरोफिल ये है 100, टोटल कितने हैं? 100। मैं बोल रहा हूँ सुबह 7 बजे लाइट आई 10 इंटेंसिटी की। कितनी इंटेंसिटी की? 7 बजे लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ गई? 10। उस टाइम क्लोरोफिल जो एक्साइटेड हुए, जो एक्टिव क्लोरोफिल हुए, वो हुए 5। थोड़ा टाइम और निकला, 10 बज गई है, तो इंटेंसिटी हो गई है 50 लाइट की, और क्लोरोफिल जो एक्टिव हुए वो हो गए 70। फिर लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ी, 70 हुई, तो इसका 100 क्लोरोफिल एक्टिव हो गए 1 बजे के आसपास, आफ्टरनून। ठीक है, फिर और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, तब भी कितने क्लोरोफिल एक्टिव होंगे? 100। और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, तब भी क्लोरोफिल कितने एक्टिव होंगे? 100, क्योंकि पूरे प्लांट में क्लोरोफिल कितने माने हैं हमने? 100। तो सुनना, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ज्यादा एक्टिव तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा एक्टिव तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा एक्टिव तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा एक्टिव तो फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा।
क्लोरोफिल, ये वाला। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा तो क्लोरोफिल ज्यादा एक्टिव, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा तो क्लोरोफिल ज्यादा एक्टिव, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा तो क्लोरोफिल एक्टिव ज्यादा। तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा एक्टिव, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, क्लोरोफिल एक्टिव ज्यादा, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी। तो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोटोसिंथेसिस की रेट। क्यों है? क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी तो ज्यादा क्लोरोफिल एक्टिव। ये बात सबको समझ में आ गई? तो देखिए, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ी। 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 मान लेते हैं इस लाइट की इंटेंसिटी में जितने भी क्लोरोफिल थे वो सारे के सारे एक्टिव हो गए। अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी, लाइट की इंटेंसिटी इससे ज्यादा बढ़ाने पर भी अब क्लोरोफिल एक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि जितने थे उतने एक्टिव हो गए। तो क्या बताइए, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पर, डी पॉइंट वो पॉइंट है लाइट की इंटेंसिटी का जहां पर सेचुरेशन आ गया है। अब इससे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। तो डी पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? डी पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? सेचुरेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? सेचुरेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे हम? सेचुरेशन पॉइंट। तो ये जो डी पॉइंट है, तो जो डी पॉइंट है ये है सेचुरेशन पॉइंट। किसके लिए सेचुरेशन पॉइंट है? लाइट, लाइट के रेफरेंस में फोटोसिंथेसिस के लिए सेचुरेशन पॉइंट। ये बात समझ में आ गई? मुझे बताइए, ये ए रीजन है, इस ए रीजन के अंदर लाइट की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है, सॉरी फोटोसिंथेसिस की रेट प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? लाइट की इंटेंसिटी के। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ी। सी रीजन के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट कितनी ही बढ़ा, सॉरी लाइट की इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा लो, लेकिन फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ेगी। तो जो सी रीजन है वो सैचुरेट रीजन है। कौन सा रीजन है? सैचुरेट रीजन है। क्लियर बेटा? यहाँ पर बी रीजन जो है वो ट्रांजिशन रीजन है, उसके अंदर लाइट सैचुरेशन की तरफ जा रही है, लाइट की इंटेंसिटी के रेफरेंस में फोटोसिंथेसिस सैचुरेशन की तरफ जा रहा है, ट्रांजिशन पॉइंट है। और ढंग से समझना। बताइए, ए रीजन के अंदर, ए रीजन के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट को कौन डिसाइड कर रहा है? CO2 की इंटेंसिटी, CO2 की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, या लाइट की इंटेंसिटी? लाइट की इंटेंसिटी। तो बताइए, ए रीजन के अंदर कौन लिमिटिंग फैक्टर? लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ी। लाइट की इंटेंसिटी कम की, फोटोसिंथेसिस रेट कम हुई। तो बताइए, ए रीजन के अंदर कौन लिमिटिंग फैक्टर है? ए रीजन के अंदर कौन लिमिटिंग फैक्टर है? लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर बेटा? मुझे बताइए, सी रीजन के अंदर मुझे नहीं पता कौन लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन मुझे 100% पता है कि कौन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। कौन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है सी रीजन के अंदर? सी रीजन के अंदर कौन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है? तो सी रीजन के अंदर लाइट नॉट लिमिटिंग फैक्टर। हो सकता है CO2 लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर हो, लेकिन लाइट तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं। और ए रीजन के अंदर 100% है कि लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की जगह, लाइट इंटेंसिटी की जगह मैं लाइट लिख रहा हूं, लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। और बी रीजन के अंदर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रांजिशन पॉइंट है। एक लिमिटिंग फैक्टर हट रहा है और दूसरा लिमिटिंग फैक्टर जनरेट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई सबको? अरे बात समझ में आ गई सबको? अरे बात समझ में आ गई सबको? ठीक। अब आता है सैचुरेशन पॉइंट। देखिए, पूरी जो सनलाइट है उसका 10%, सिर्फ 10% प्लांट को मिल जाए, 10% सनलाइट का 10% अगर प्लांट को मिल जाए, उसमें ही सैचुरेशन आ जाता है। तो ये जो डी पॉइंट है, ये पूरी सनलाइट का कितना है? 10%, तो बहुत कम है। इसलिए जनरली लाइट सैचुरेशन, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, क्योंकि प्लांट को लाइट बराबर मिलती रहती है। तो लाइट जनरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। लेकिन कुछ प्लांट है जिनमें अभी भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। किन प्लांट में? ढंग से सुनिए।
पहला सुनिए, यहां लिखता हूं, इधर देखिए बेटा, जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है क्योंकि सनलाइट का 10% ही चाहिए, तो 10% बहुत कम हो गया ना, तो जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। लेकिन कुछ कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन, जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, अब इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं नीचे की तरफ, सेक्योफाइड प्लांट है, छाया में ग्रो करने वाले प्लांट है, ठीक है। ये जो प्लांट है इनके लिए, इन प्लांट के लिए जो छाया में ग्रो कर रहे हैं, स्पोटोफाइट प्लांट जो है, ये प्लांट जो है इनके लिए लाइट क्या है, लिमिटिंग है, क्योंकि जितनी लाइट आनी चाहिए उतनी लाइट नहीं है। क्लियर, पहला। सेकंड, वो प्लांट, ये है वाटर, वाटर है कौन सा, ब्लू ब्लू, अरे वाटर पानी कैसा होता है, ब्लू ब्लू होता है, ब्लू होता है या ब्लू जैसा होता है, लाइट ब्लू। और इसके अंदर मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट को हम बोलेंगे सबमर्ज प्लांट। कौन सा प्लांट, सबमर्ज प्लांट्स, क्या बोल दो, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो कर। क्लियर बताएं। अब यहां जो लाइट की इंटेंसिटी आएगी, जो लाइट आएगी, जो लाइट की इंटेंसिटी आएगी वो उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी उसको मिलनी चाहिए, तो इन प्लांट के लिए भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है, पानी के अंदर लाइट की इंटेंसिटी उतनी नहीं जा पाएगी। सेकंड, वो प्लांट जो बहुत ज्यादा क्लाउडी एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, जहां क्लाउडी ज्यादा होते हैं, क्लाउड ज्यादा होते हैं, उन एरिया के अंदर भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो समझिए, लाइट सैचुरेशन अकर 10% ऑफ फुल सनलाइट, एक्सेप्ट दो प्लांट इन द शेड, शेड एरिया मतलब छाया में ग्रो करने वाले, इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियली लिमिटिंग फैक्टर, इन प्लांट को छोड़ के बाकियों के अंदर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। क्लियर है, मैंने हाइड्रोफाइट्स भी ऐड करवा दिया है। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आराम से समझना बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं कंपनसेशन पॉइंट, इसको समझना बेटा, क्वेश्चन आते हैं इसमें, टेस्ट में जरूर आएंगे, टेस्ट का नाम लेते हैं, सिलेबस जरूर पूछने लग जाएंगे। 10% का मतलब है कि जो टोटल सनलाइट है उसका 10% मिल जाए, जैसे मेरे पास 100% 100 रुपए है, मेरे पापा के पास 100 रुपए है और उसका 10% मुझे मिल जाए तो उसमें मेरी जिंदगी अच्छी है, तो बहुत कम है, 10 रुपए बनते हैं, 10 रुपए दे देंगे पापा को। कंपनसेशन पॉइंट, इसको समझना बेटा, इधर देखो, दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो है ये रेस्पिरेशन, ये वाला है, ठीक है। फालतू बातें मत करा करो, 1 करोड़ रुपए से 10%, नहीं रहने दो, इधर आ जाओ, ये और ये रेस्पिरेशन की रेट है, ये फोटोसिंथेसिस की रेट है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मैं बोल रहा हूं कि मैं मान रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम मान रहे हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन, अब तो समझ लीजिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन नाइट और डे, नाइट और डे सेम होता है, मान रहे हैं थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम मान रहे हैं कि नाइट में और डे में रेट ऑफ रेस्पिरेशन सेम है। क्लियर है, तो यहां मान रहा हूं ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन इतनी है, इतनी है, ठीक है। अब मैं मान रहा हूं ये जो बंद मुट्ठी है ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रात के टाइम बहुत कम होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे सुबह हुई, सुबह के 7 बजे लाइट आना स्टार्ट हुई, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ गई है,
लेकिन रेस्पिरेशन की रेट से कम है। फिर 8 बजी इतनी लाइट आ गई, 8:30 हो गए, इतनी लाइट आ गई कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो गई मॉर्निंग को। लेकिन लाइट और बढ़ेगी, लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ेगी, क्लोरोफिल और एक्साइटेड होंगे और फोटोसिंथेसिस की रेट और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और जनरली ये देखा गया है कि फोटोसिंथेसिस की रेट कुछ टाइम ही बराबर होती है रेस्पिरेशन की, नहीं तो जनरली दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पिरेशन से 10 टाइम ज्यादा होती है। क्लियर? और आफ्टरनून को बहुत ज्यादा हो गई है, 2 बजे भी ज्यादा है, 3 बजे भी ज्यादा है, 4 बजे भी ज्यादा है, 5 बजे, 6 बजे लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और शाम को 7 या 6:30 के आसपास लाइट की इंटेंसिटी कम हुई तो फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पिरेशन की रेट के इक्वल हो गई। फिर और रात हो गई तो फोटोसिंथेसिस की रेट और डाउन हो गई और रेस्पिरेशन की रेट तो वहीं। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है और कम हो रही है। अगर जनरली एक दिन के 24 आवर्स की बात करें तो बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है और कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि दो ऐसे पॉइंट आते हैं, दो लाइट की इंटेंसिटी के 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाती है। कब कब? मॉर्निंग और इवनिंग को। मॉर्निंग और इवनिंग को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? तो लाइट की वो इंटेंसिटी है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाती है, वो लाइट के रेफरेंस में कंपनसेशन पॉइंट है। तो कंपनसेशन पॉइंट सिंपल में समझाऊं, लाइट को छोड़ो, तुम तो लाइट के बेस पे समझा हमने। कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। अब ये लाइट के रेफरेंस में भी ले लो, CO2 के रेफरेंस में भी ले लो। हम बोलेंगे लाइट की इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइट के रेफरेंस में कंपनसेशन पॉइंट। या फिर हम बोलते हैं CO2 की वो कंसंट्रेशन जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाते हैं, उसको CO2 के रेफरेंस में कंपनसेशन पॉइंट बोलेंगे। तो कंपनसेशन पॉइंट किसी के भी रेफरेंस में निकाल सकते हैं, लेकिन कंपनसेशन पॉइंट वो होता है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल होते हैं। क्लियर बेटा? अब सुना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या सिंथेसिस होता है? CO2 वाटर के साथ मिलके बना लेता है क्या? ग्लूकोज सिंथेसिस। अभी दिमाग मत लगाना सर, एक CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा क्या? नहीं रहे, तो हम एग्जांपल ले रहे, ग्लूकोज सिंथेसिस हो गया। क्या हो गया? ये ग्लूकोज सिंथेसिस हो गया। ठीक है, ग्लूकोज सिंथेसिस हो गया। अब ये ग्लूकोज जो है, इसको प्लांट क्या करेगा? यूज करेगा, ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ब्रेक करेगा और बना लेगा CO2 और वाटर, और यहां से एनर्जी निकाल देगा। ठीक है, तो अपने को एनर्जी मिल गई, प्लांट को एनर्जी मिल गई। अब ये CO2 वापिस प्लांट क्या कर लेगा? यूज कर लेगा, और फिर फोटोसिंथेसिस चलेगी, फिर यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, फिर ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन यूज कर लेगा। बात समझ पा रहे हो? अरे बात समझ पा रहे हो क्या? बात इतनी सी है कि फोटोसिंथेसिस में जो काम होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। कहां पर? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन अभी मैं जितना समझा रहा हूं उतना समझो। जो काम फोटोसिंथेसिस में होता है वो उसका उल्टा होता है। कहां पर? रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है तो रेस्पिरेशन में CO2 बनती है। फोटोसिंथेसिस में O2 बनती है तो रेस्पिरेशन में यूज होती है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है तो रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है। जनरली यह होता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पिरेशन से ज्यादा होती है
तो जितना ग्लूकोज बनता है उसमें यूज होने के बाद भी बच जाता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इसी को हम खा लेते हैं। जनरली फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होती है, तो जितना ऑक्सीजन बनता है यूज होने के बाद भी बच जाता है और उसको प्लांट बाहर इन्वायरमेंट में निकाल देते हैं और जिसको हम यूज कर लेते हैं। तो जनरली फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पिरेशन से ज्यादा होती है और ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन कंपनसेशन पॉइंट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट और रेस्पिरेशन की रेट इक्वल होती है, तो जितना ग्लूकोज बनता है उतना प्लांट उसको खत्म कर देता है। जितना ग्लूकोज बनता है उतना उसको प्लांट को यूज कर लेता है, तो कोई एक्स्ट्रा बचता नहीं है। तो नेट प्रोडक्शन क्या हो जाता है? जीरो। एनपीपी इकोलॉजी का वर्ड है। नेट प्रोडक्शन क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि जितना बनाया उतना खा लिया, जितना कमाया उतना यूज खर्च कर लिया, कोई कमाई नहीं हुई। जितना CO2 यू बनाया, जितना O2 फोटोसिंथेसिस में बनाया वो O2 रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, तो क्या बाहर कोई गैस निकालेगा? नहीं। कोई O2 निकालेगा? नहीं। जितना CO2 रेस्पिरेशन ने बनाया उतना फोटोसिंथेसिस ने यूज कर लिया, तो क्या बाहर से CO2 लेगा क्या? नहीं। तो ये लीफ है। अरे सर आपने तो फोटोसिंथेसिस की रेट माना था, अभी लीफ माना। अरे भाई अपने हाथ रह गए, हम कुछ भी माने, अब लीफ है ये। तो ये जो लीफ है, बताइए, ये लीफ के अंदर जितनी O2 बन रही है उतनी O2 यूज हो रही है, तो क्या कोई O2 निकालेगा? नहीं। जितनी CO2 बन रही है उतनी CO2 यूज हो रही है, तो घर का घर में सब कुछ हो रहा है, बाहर कोई गैस ना बाहर निकलेगी ना कोई अंदर जाएगी, तो नेट गैस एक्सचेंज क्या हो गया? जीरो। गैस एक्सचेंज क्या हो जाएगा? जीरो। जितना वो ग्लूकोज बनेगा उतना खर्च हो जाएगा, तो बचेगा कुछ नहीं, तो नेट प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो बताइए, कंपनसेशन पॉइंट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के लिए इक्वल होती है, तो जितना ग्लूकोज बनता है उतना खर्च हो जाता है, तो इसका मतलब नेट एनपीपी भी जीरो हो जाएगा। और साथ में गैस एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो। कौन से पॉइंट के अंदर? कंपनसेशन पॉइंट। कौन से पॉइंट में बेटा? कंपनसेशन पॉइंट। अरे बात समझ पा रहे हो? तो बताइए, किसी प्लांट में अगर बहुत देर तक कंपनसेशन पॉइंट बना रहे, तो ये अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, जितना बना रहा है उतना खा रहा है, जितना बना रहा है उतना खा रहा है, स्टोर ही नहीं कर पाएगा, तो कहीं और भेज ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे? तो कंपनसेशन पॉइंट कुछ टाइम के लिए रहता है। अगर लाइट के रेफरेंस में अगर हम कंपनसेशन पॉइंट को देखें, तो बताइए कितनी बार आता है? 2 बार। कब कब आता है? कब कब आता है रे भाई? इवनिंग और हमारी इच्छा हो वैसी यूनिट यूज कर सकते हो। माइक्रो पर लीटर का क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट से अगर तुमने आसपास जहां बैठे हो वहां से अगर 1 लीटर गैस ली है, उस 1 लीटर में से तुम्हें कितनी लीटर गैस मिलने वाली है? कितनी लीटर CO2 मिलने वाली है? अरे बताओ, कितनी कितनी लीटर CO2 मिलने वाली है? 300 to 500 माइक्रोलीटर CO2 मिलने वाली। क्लियर बेटा? क्लियर है? चलिए, ये बात तो समझ में आ गया। अब हम मान रहे हैं कि हमारा सारा फोकस 400 पे है, हम तो 400 बोलेंगे। 300 to 400 है, लेकिन हम तो उस वाले एरिया को ले रहे हैं जहां कितनी है? 400। कितनी है बेटा? 400। क्लियर है? समझते रहे ना आप? तो अभी अभी एट ए टाइम इन्वायरमेंट के अंदर कितनी CO2 मान रहे हैं? बिल्कुल धीरे चल रहे हैं, दिमाग में बिठाओ, कितनी CO2 मान रहे हैं? 400 ppm। ठीक है, चलिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
सुना ढंग से। थ्री प्लांट के लिए सेचुरेशन पॉइंट कितना है? 450 ppm। 450 ppm। बताइए इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में अभी हमने कितनी मानी है? बिल्कुल दिमाग में फोकस कीजिए बेटा। इन्वायरमेंट में अभी हमने कितनी मानी है? 400 ppm। तो बताइए क्या अभी C3 प्लांट के लिए जितनी CO2 चाहिए उतनी है या कम है? कम है, कम है। क्या सेचुरेशन एरिया में है या प्रोपोर्शनल वाले एरिया में है? प्रोपोर्शनल वाले एरिया में। तो क्या अगर फ्यूचर में, क्या बताइए, चलो पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, आज के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग C3 प्लांट के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है? लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है भाई? यहां है अभी हम, और यहां है हम, मतलब हम नहीं, C3 प्लांट। तो C3, तो अगर मैं CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। तो आज के टाइम CO2 C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। और जनरली प्लांट के लिए आज के टाइम में CO2 ही लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि मोस्टली प्लांट C3 ही होते हैं। तो जनरली अगर तुमसे पूछा जाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ हिंट दिए, तुमसे पूछा जाए कि कौन सा मोस्टली प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर होगा, तो आंसर CO2 जाएगा। क्योंकि लाइट तो 10% पे ही सेचुरेशन हो जाता है, वाटर तो मिलता ही है, टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं होता, उतना रहता उतना ही रहता। तो कौन है ज्यादा? CO2 लिमिटिंग फैक्टर। ये बात समझ में आ गई सब? तो बताइए, ढंग से सुनना बेटा। अगर फ्यूचर के अंदर, अगर फ्यूचर के अंदर ग्लोबली वार्मिंग होती है, सॉरी, फ्यूचर के अंदर अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे है कौन? CO2। तो फ्यूचर में अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो कौन सा प्लांट सेलिब्रेट करेगा? कौन सा प्लांट मिठाइयां बांटेगा? कौन सा प्लांट डांस करेगा? C3। क्योंकि C3 प्लांट के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि C3 प्लांट के लिए CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा करेगा, ग्लूकोज ज्यादा बनाएगा, डांस करेगा, मस्त हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसी का फायदा उठाया है साइंटिस्ट ने। कैसे उठाया, इधर देखो। ये है टोमेटो, टोमेटो है C3 प्लांट, टोमेटो है C3 प्लांट। ठीक है, हाँ, बेल पेपर भी ले सकते हो, बिल्कुल अपने एग्जाम्पल मॉड्यूल में टोमेटो समझते हैं। ये टोमेटो हमने खुले फील्ड के अंदर ग्रो करा दिया, इसको मान रहे हैं केस ए, प्लांट वही है टोमेटो। इसी को साइंटिस्ट उठा के ले आया और इसको ग्रो करा रहा है आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस या पोली हाउस बोल दीजिए। पोली हाउस, ग्रीन हाउस जानते हो ना, सब कुछ अपने कंट्रोल में, पानी कब देंगे, टेम्परेचर कितना रखेंगे, कौन सा टेम्परेचर रखेंगे, कितनी कौन सी लाइट आनी चाहिए, सब अपने कंट्रोल में। तो यहाँ ग्रो कराया वही प्लांट। ठीक है, यहां पर आर्टिफिशियली CO2 की कंसंट्रेशन रखी 500 के अराउंड ppm, और यहां पर हमने कंसंट्रेशन रखी, यहां तो है ही इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे और 400 मान रहे हैं। ऐसे तो 400 से भी कम है, लेकिन 400 मान रहे हैं। बताइए किस प्लांट, किस टोमेटो में ये ए केस है और ये केस बी है, तो कौन से केस के अंदर अच्छे टोमेटो बनेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी? सभी का आंसर चाहिए, नहीं तो सभी क्लास से बाहर जाइए। जिसको आंसर नहीं आ रहा वो भी आंसर बी देगा, जिसको आंसर नहीं आ रहा वो भी आंसर बी लिखेगा। लिखो सब आंसर बी, केस बी
लिखो सब। अरे लिखो। ठीक है, आंसर बी। आंसर बी। अरे क्यों? क्योंकि CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो संतृप्तता को क्रॉस कर गया है और संतृप्त फुल फ्लेश में माहौल बना रहा है, ज्यादा ग्लूकोज बना रहा है, ज्यादा स्टार्च बनेगा, ज्यादा फूड बनेगा, ज्यादा फूड बनेगा, ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है? तो CO2 का यूज करते हुए प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। दिस इज कॉल्ड टू CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। CO2 फर्टिलाइजर की तरह यूज हो रहा है, CO2 फर्टिलाइजर की तरह यूज हो रहा है, CO2 फर्टिलाइजर की तरह यूज हो रहा है, CO2 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। दिस इफेक्ट कॉल्ड टू CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर प्लांट की प्रोडक्टिविटी वापस डाउन हो जाएगी। चलिए, यहां तक समझ में आया। चलिए दूसरा कारवा बढ़ाते हैं। C4 प्लांट जो होते हैं उनका सेचुरेशन पहले ही आ जाता है। उनका सेचुरेशन जो आता है वो 360 ppm पर आ जाता है। तो इन्वायरमेंट में कितनी है? 400। और C3 को चाहिए 460। और C4 तो पहले से ही मस्त मस्त माहौल में है। तो बताइए आज के जमाने में कौन फुल माहौल में काम कर रहा है? क्या CO2 चिल्ला रहा है C4, या फुल माहौल में? फुल माहौल में C4। तो सबसे एडवांस प्लांट कौन है? C4 है। फुल माहौल में काम कर रहा है, फुल माहौल में काम कर रहा है। किसके लिए आज के जमाने में, किसके लिए आज के जमाने में लिमिटिंग फैक्टर नहीं है CO2? C4 के लिए। क्या सारे कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं? ठीक है। फ्यूचर में अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो कौन कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा? C4, क्योंकि इसका तो पहले ही माहौल बना हुआ है। क्लियर बेटा? C3 और C4 प्लांट का ग्राफ देखिए, किसका ज्यादा फोटोसिंथेटिक रेट है? C4 की। C3 कितना ही दम लगा ले, C4 को छू नहीं पाएगा। C4 को छू नहीं पाएगा। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पिरेशन रेट के इक्वल हो जाती है। और ये इसका 10 ppm के अराउंड आता है। 0 से 10 होता है लेकिन हम 10 मानते हैं क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका 25 से 100 ppm आता है। तो यहां भी बाजी मार गया कौन? C4। C4 कम लाइट इंटेंसिटी पर ही C4 कम लाइट इंटेंसिटी पर ही C4 कम लाइट इंटेंसिटी पर ही रेस्पिरेशन रेट को छू लेता है। ये अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात है। C4 कम CO2 की कंसंट्रेशन पर ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन को छू लेता है। ये अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात। तो सेचुरेशन में तो बाजी मारी मारी, कंपनसेशन पॉइंट में भी बाजी मार ली। किसने? C4। तो बताइए मॉर्निंग के अंदर भी जल्दी कौन कंपनसेशन पॉइंट को छू लेगा? अरे मॉर्निंग में भी जल्दी, अर्ली मॉर्निंग में कौन छू लेगा? C4। कौन पहले हाई हेलो करेगा रेस्पिरेशन से? C4 या C3? C4 मॉर्निंग में। खत्म। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं, कुछ दम बचता नहीं है। C4 प्लांट सेचुरेशन अबाउट 360, ये माइक्रो लीटर पर लीटर है और ये परसेंटेज है ppm में, तुमको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। C3 रेस्पॉन्स इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन सेचुरेशन थी ओनली बियॉन्ड 2। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, C3 प्लांट के लिए, नॉट फॉर C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर।
एक बार पढ़ लीजिए पैराग्राफ और कोई दिक्कत हो बोलिए। एक पॉइंट और बता देता हूं कि हमने बोला कि जो सेचुरेशन पॉइंट है आगे होगा ऐसे, ये पढ़ ही लिया हमने। एक पॉइंट और है, कंपनसेशन पॉइंट पढ़ लिया, सी भी पढ़ लिया। चलिए मैं बताता हूं, CO2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, नॉट लिमिटिंग फैक्टर 4। एक तो हमने बोला C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, दूसरा सबमर्ज प्लांट। कौन एक्सप्लेनेशन देगा? सबमर्ज प्लांट के लिए क्यों नहीं है? कौन एक्सप्लेनेशन देगा? तो बोलने का तो मौका दो तभी तो एक्सप्लेनेशन देंगे। ये ऑक्सीजन कहां से आ गई? आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, दोनों आंसर आ गए, दोनों आंसर आ गए। पहले आंसर दिए हैं दो स्टूडेंट, जबरदस्त। फिर तो और भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ठीक है, दो रीजन है इसके, पानी है, ब्लू ब्लू। ठीक है, इसके अंदर है, ये रहा प्लांट, सबमर्ज प्लांट। देखिए वाटर के अंदर CO2 बहुत अच्छी तरह से डिजोल्व होती है, जिसकी कहानी हम जानते हैं, कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट। तो अगर पानी के अंदर CO2 बाइकार्बोनेट की अच्छी तरह से डिजोल्व होती है तो फटाफट प्लांट लेता रहता है, कोई कमी नहीं होगी CO2 की, क्योंकि बहुत अच्छा सॉल्यूशन या बहुत अच्छा सोलवेंट है CO2 के लिए, डिजोलेशन के लिए। तो कोई CO2 की कमी नहीं होगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि पहले से यहाँ लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, तो CO2 को तो लिमिटिंग फैक्टर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लाइट पहले से लिमिटिंग फैक्टर बैठा हुआ है, तो CO2 कम होती है, लाइट और कम होती है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आया? तो C4 और सबमर्ज के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगी, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। नेट प्रोडक्टिविटी जीरो, डू नॉट शॉर्ट गैसियस एक्सचेंज, तुम्हें पढ़ना है ये। चलिए बेटा, टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर एंजाइम यूज होते हैं, और एंजाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर ही वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे तो प्रोटीन टूट जाते हैं, एंजाइम टूट जाते हैं और काम नहीं करते। टेम्परेचर बहुत कम कर दो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, फिर वो काम नहीं कर पाते। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं कौन? एंजाइम। लेकिन C3 प्लांट के एंजाइम नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करते हैं, लेकिन C4 हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर लेता है। तो ज्यादा टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है या वर्क कर सकता है, टॉलरेंट है कौन? C4 प्लांट। क्लियर है? चलिए अब आता है नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर, वाटर। देखिए वाटर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्लांट के फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वाटर बिना तो कुछ भी नहीं है, वाटर बिना तो ना मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगी। तो वाटर नहीं मिल रहा है तो रॉ मेटेरियल नहीं मिल रहा है, क्योंकि CO2 के साथ कौन बाइंड होगा? वाटर। ये पहला रीजन जो डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट कौन सा है देखिए, जब मान लीजिए वाटर नहीं मिल रहा है तो प्लांट परेशान है, तो प्लांट वाटर को लॉस को कम करने के चक्कर में स्टोमेटा को क्या कर देता है? बंद। अब स्टोमेटा बंद करते ही CO2 की अंदर आना बंद, CO2 अंदर कम आएगी तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी, इनडायरेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट, अगर वाटर की लॉस, वाटर कम है स्ट्रेस कंडीशन में, तो लीफ वाटर को बचाने के लिए फोल्ड हो जाती है। अगर लीफ वाटर को बचाने के लिए फोल्ड हो जाती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज या इंक्रीज? अरे डिक्रीज या इंक्रीज? इसको बोलते हैं वाल्टिंग, मुरझाना, डिक्रीज।
तो लाइट अब ज्यादा इंसिडेंट होगी स्लीप से या कम? कम। तो लाइट रिएक्शन कम, तो फोटोसिंथेसिस कम। तो वाटर भी इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? फोटोसिंथेसिस के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जो पुराने जमाने में रटने वाले क्वेश्चन थे, मैं कहूंगा तुम भी रट लेना, क्वेश्चन नहीं आते एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। इनहिबिटर, ऐसे इनहिबिटर, ऐसे जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे। हम जानते हैं फोटो सिस्टम 1 में पहले आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाता है, फिर एफडी के पास जाता है। फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर पहले फ्यूफाइटिन के पास जाता है, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है। तो देखिए इनहिबिटर सुनिए, पहला इनहिबिटर है डीसीएमयू, डाइक्लोरोफिनाइल डाइल मेथाइल यूरिया। डायरोन, सीएमयू, मोनोयोन, पान, बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हें याद करना है डीसीएमयू और इंपॉर्टेंट है पान। सबसे इंपॉर्टेंट पान है क्योंकि 12th एनसीईआरटी में दे रखा है इकोलॉजी में। सेकेंडरी पोलेंटेंट है। ये क्या करता है कि फोटो सिस्टम सेकंड, इसको देखिए, फोटो सिस्टम सेकंड मतलब P680 से इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देता प्लास्टोक्विनोन को। नेक्स्ट इनहिबिटर है डायाक्यूट, पैराक्यूट। तुम तो क्यूट याद रख लेना, तुम्हें मतलब नहीं कि पैरा है या डाया है। ये फोटो सिस्टम सेकंड के P700 से फेरोडोक्सिन तक नहीं जाने देता इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाने देगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब स्टूडेंट के खलबली, भयंकर खलबली, इधर देखिए सर, आपने बोला कि P680 से इलेक्ट्रॉन पहले फ्यूफाइटिन के पास जाता है, फिर जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो कि प्लास्टोक्विनोन के पास नहीं जाने दे रहा, आप तो बोल रहे हो प्लास्टोक्विनोन के पास नहीं जाने दे रहा। देखो अगर डिटेल में हम, बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं तो P680 के बिल्कुल पास होता है फ्यूफाइटिन, और हम फोटो सिस्टम सेकंड का पार्ट ही मानते हैं फ्यूफाइटिन को, डिटेल में पढ़ते तब। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है P680 से, मतलब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकला है किससे? फ्यूफाइटिन से। तो प्लास्ट P680 से फटाफट, ढंग से सुनना बेटा, यहाँ पर कंसेप्ट को बिगाड़ना मत, क्योंकि फिर सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैं तो यहाँ जो डाउट आता है स्टूडेंट को इसलिए समझा रहा हूँ कि ये दोनों जो होते हैं फोटो सिस्टम सेकंड का ही पार्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है और जो जाता है ना, एग्जिट जाता है किसके पास? प्लास्टोक्विनोन। क्योंकि P680 से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्यूफाइटिन के पास जाना, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों तो बिल्कुल पास पास वाले हैं। ये दोनों तो बिल्कुल पास पास वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाने से रोकेगा किसके पास? प्लास्टोक्विनोन के पास। कौन? डीसीएमयू। और कौन? पान। इसको रोक देता है। दूसरा P700 से हम जानते हैं फटाफट आयरन सल्फर प्रोटीन ले लेता है और फिर जाता है एफडी के पास। तो एग्जैक्ट में जाता किसके पास है? एफडी के पास। इन दोनों को तो रोक ही नहीं सकता, क्योंकि तो दोनों बहुत बहुत पास, मतलब एक जाना इधर जाना उधर जाना बात बराबरी है। और इसको रोक देगा कौन? क्यूट। चाहे वो पैराक्यूट हो या डायाक्यूट हो, चाहे वो डाया हो या पैराक्यूट हो, दोनों रोक देते हैं। तो बताइए अगर ऐसे रोक देंगे तो आगे क्या लाइट रिएक्शन होगी? नहीं। लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस चलेगा? नहीं। क्या फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा तो क्या ग्लूकोज बनेगा? नहीं। तो ग्लूकोज नहीं बनेगा तो क्या प्लांट ग्रोथ करेगा? नहीं। तो इन कंपाउंड को पर्टिकुलर प्लांट को मारने के लिए यूज किया जाता है। और पर्टिकुलर प्लांट कौन से? वीड, अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए यूज किया जाता है, वीडिसाइड की तरह यूज किया जाता है। क्लियर है? जो फार्मर जो रिलेटेड होंगे फार्मिंग से, तो उनके जो लाते हैं ना हर्बिसाइड लाते हैं, उनके अंदर डीसीएमयू पान नहीं, डीसीएमयू पैराक्यूट ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा। अब ये कैसे रुकता है? तो मैकेनिज्म है बेटा, ये तो रुकता है, मैकेनिज्म है, इनहिबिटर है। जहां इलेक्ट्रॉन जहां से निकल के उधर जुड़ता होगा उस साइड में पहले से जुड़ जाता है कौन? इनहिबिटर। चलिए ये चैप्टर खत्म। और एक बार और बता देता हूं मैं,
कि अगर लाइट की इंटेंसिटी, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाते जाए तो एक टाइम तो सेचुरेशन आ जाएगा, लेकिन और बढ़ा दें तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट कम होने लग जाती है। क्यों कम होने लग जाती है? क्योंकि यहां पर होने लग जाता है, यहां पर होने लग जाता है। फोटो रेस्पिरेशन भी होगा, बहुत बढ़िया, और साथ में होने लग जाता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ज्यादा लाइट आएगी तो निसेंट ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी और धीरे धीरे फोटो ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा और क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। जब क्लोरोफिल डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस रेट भी डाउन हो जाएगी। साथ में दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी दे सकते हो कि फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर CO2 की ज्यादा ही कंसेंट्रेशन बढ़ा दें हम लीव के अंदर, तभी फोटोसिंथेसिस डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने पर अगर फोटोसिंथेसिस में CO2 की ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दे लीव के अंदर, तो वहां एसिडिक माहौल हो जाता है, और एसिडिक माहौल होने पर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस रेट डाउन हो जाता है। तो हद से ज्यादा तो सब बेकार है, चाहे लाइट हो या CO। एक हद तक ही सही है, हद से ज्यादा तो सब बेकार है। कहानी खत्म? तुम्हारी कहानी चालू, अब पढ़ना है भाई। डाउट काउंटर है, जिसको डाउट है चैप्टर में पढ़ना है। अरे फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं हम, क्लोरोसिस हो जाता है। वाटर वाला रिपीट कर दो, वाटर वाला क्या? देखो बेटा, वाटर नहीं तो दुनिया नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। समझ पा रहे हो? ये तो समझ में आ गया, जल नहीं तो जीवन नहीं। और वाटर स्टेज का दो कहानी सुन लीजिए, सोलराइजेशन भी बोल सकते हो। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही है। हाँ वही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल जाना इन स्पेसिफिक टर्म नहीं है फोटो ऑक्सीडेशन, सोलराइजेशन। सोलराइजेशन तो और भी रीजन है। चलिए बेटा, स्टोमेटा टू क्लोज, स्टोमेटा ऑफ क्लोज। अगर वाटर की स्ट्रेस कंडीशन है तो प्लांट वाटर को लॉस होने से बचाना चाहता है, और बचाना चाहता है तो स्टोमेटा क्लोज करेगा, और स्टोमेटा क्लोज करेगा तो CO2 नहीं आएगी, CO2 नहीं आएगी, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। अगर वाटर अगर वाटर कंडीशन, वाटर स्ट्रेस है तो पत्तियां मुरझा जाएगी, सरफेस एरिया कम होगा, फोटोसिंथेसिस गिर जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? बाकी तो खत्म हो गया। और जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आया बेटा? पोलराइजेशन, सेचुरेशन पहले ही आ गया है, C3 की फोटोसिंथेसिस रेट कम है और सेचुरेशन बाद में आया है। C4 प्लांट कौन से प्लांट? सबमर्ज प्लांट, क्योंकि वाटर के अंदर रहते हैं और वाटर के अंदर CO2 बहुत ज्यादा होता है SCO3 के फॉर्म में। क्लियर बेटा यहाँ तक?